Hello everyone. In today's lecture, we'll discuss about translation, which is an important topic of class 12th genetics. Now, what is translation? प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. नाउ प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन किसकी बनी होती है और उसकी सिंथेसिस कैसे होगी ये समझते हैं. सपोज़ आपको एक वॉल बनानी है, सो वो वॉल बनाने के लिए आपको छोटे छोटे ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी. जब वो छोटे छोटे ब्रिक्स, हम खूब सारे ब्रिक्स एक साथ जोड़ते हैं तब एक वॉल का फॉर्मेशन होता है. उसी तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए हमें अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं. अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज करते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर जुड़ते हैं, तब एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. सो ट्रांसलेशन को यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, दैट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन. नाउ ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है. एक्टिवेशन होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी उसे मिलती है एटीपी के थ्रू. सो अमीनो एसिड जब एटीपी से लिंक होता है, एटीपी से एक्टिवेट होता है, तब हमें एक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है. अमीनो एसिड, एंजाइम और एएमपी ये लिंक हो जाते हैं तो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जैसा एक कॉम्प्लेक्स मिलता है और जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं. सो पहला स्टेप ये था ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड का एक्टिवेशन, और अमीनो एसिड का एक्टिवेशन किससे हुआ? एटीपी से. नाउ इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट इज़ ऑफन आस्क्ड हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेटिंग 100 अमीनो एसिड. सो इस रिएक्शन से आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो रहा होगा कि एक अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एक एटीपी रिक्वायर्ड है. सो 100 अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए 100 एटीपी रिक्वायर्ड होंगे. Okay, so first step is already done. Now moving towards the second step. Second step is charging of tRNA. जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जब tRNA से जाकर जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है, देन वी कॉल इट चार्जिंग ऑफ tRNA. जब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जिसने एटीपी से एक्टिवेट हो चुकी जो अमीनो एसिड है, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जब tRNA से जाकर बाइंड कर जाती है, tRNA के 3' ग्रुप से बाइंड कर जाती है, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA या अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA. क्योंकि उस tRNA से अमीनो एसिड अटैच हो रही है, सो अमीनो एसाइलेशन बोलते हैं हम उस प्रोसेस को. नाउ ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जब tRNA से लिंक कर रहा है, सो अमीनो एसिड tRNA से लिंक हो गया, हम इसे चार्ज्ड tRNA बोलेंगे. नाउ द tRNA इज चार्ज्ड और जो AMP थे और एंजाइम थे वो फ्री हो गए यहाँ पे. सो बेसिकली आपको ये समझना था कि ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, एटीपी के थ्रू वो एक्टिवेट होती हैं. उसके बाद tRNA की चार्जिंग होती है. इस प्रोसेस को हम अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA भी बोलते हैं. मतलब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जब tRNA की 3' ग्रुप से बाइंड कर जाती है तब हम उसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA या अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA. Now the third and the final step is formation of polypeptide chain यानी कि प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन. अब जो चार्ज्ड tRNA है, चार्ज tRNA मतलब हर अमीनो एसिड के लिए एक tRNA चार्ज्ड हो रहा है, कैरी कर रहा है. तो इसका मतलब 20 तरह के अमीनो एसिड हैं तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज्ड tRNA, 20 तरह के चार्ज tRNA आप पहुंचेंगे सेल की उस फैक्ट्री पर जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही है, जो प्रोटीन को बना रही है. और सेलुलर फैक्ट्री जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है यानी कि प्रोटीन मशीनरी सेल के अंदर है राइबोसोम्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल के अंदर वो ऑर्गेनल, वो स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जो फैक्ट्री है, वो है राइबोसोम. अब ये सारे के सारे चार्ज tRNA जिनके ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं अपने अपने अमीनो एसिड को लेके पहुंचते हैं उस फैक्ट्री के पास जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है. नाउ ये राइबोसोम्स के बारे में यू नीड टू नो दैट दीज राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ rRNA एंड 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. ये राइबोसोम्स rRNA और 80 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स का बना होता है. नाउ जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और इनएक्टिव फॉर्म में ये कैसे
एग्जिस्ट करता है? राइबोसोम अपने दो सब यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में 70S टाइप होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S टाइप होते हैं, और 70S की सब यूनिट होती है 50S और 30S, 80S की सब यूनिट होती है 60S और 40S। तो इसका मतलब राइबोसोम जब इनएक्टिव होता है तो वो 70S या 80S के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो 50S, 30S, 60S और 40S के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है। नाउ द फर्स्ट थिंग, ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू कैसे होता है, इनिशिएट कैसे होता है? ट्रांसलेशन तब शुरू होता है जब राइबोसोम का जो स्मॉलर यूनिट है, मान लीजिए 50S और 30S ले रहे हैं तो ये 30S है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो जब लिंक हो जाता है एमआरएनए से जाके, ट्रांसलेशन तब स्टार्ट होता है जब राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए से जाके, ये रेड कलर से एमआरएनए का स्ट्रैंड है, एमआरएनए से जाके लिंक्ड हो जाता है उस पोजीशन पे जहाँ पे प्रेजेंट है स्टार्ट कोडॉन, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन से ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसलेशन बिगिंस व्हेन अ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम गेट लिंक टू एमआरएनए, एमआरएनए से जाके लिंक हो जाता है कौन सी पोजीशन पे, जहाँ पर स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है, एंड फाइनली फिर लार्जर सब यूनिट आके अटैच होता है। उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके अटैच होता है। नाउ व्हाट डज लार्जर सब यूनिट हैज़, आपको लार्जर सब यूनिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। द लार्जर सब यूनिट इज़ हैविंग 3 साइड्स, 3 बाइंडिंग साइड्स होती हैं लार्जर सब यूनिट में। लार्जर सब यूनिट इज़ हैविंग 3 बाइंडिंग साइड्स, ए साइड, पी साइड एंड ई साइड। ए साइड चार्ज्ड टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड को लेके आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करता है। पी साइड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि हमें चेन बनानी है और चेन बनेगी अमीनो एसिड के बीच में। अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा? पी साइड पे। अब वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसे हम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम बोलते हैं। ओके, एंड देन होती है एक एग्जिट साइड, मतलब पहले टीआरएनए आता है ए साइड पे, फिर पी साइड पे जाता है और फिर फाइनली वो निकल जाता है खाली डिब्बे की तरह, क्योंकि वो अमीनो एसिड ट्रांसफ़र कर चुका होता है ऑलरेडी। ओके, नाउ लार्जर सब यूनिट की 3 साइड्स आपको समझ में आ गई होगी। ए साइड जो कि चार्ज टीआरएनए यानी कि अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए को बाइंड करती है, एक्सेप्ट करती है। उसके बाद पी साइड जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एंजाइम प्रेजेंट होती है, ये अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। एंड ई साइड जो कि डी एसाइलेटेड टीआरएनए, डी एसाइलेटेड टीआरएनए मतलब जो अमीनो एसिड ट्रांसफ़र कर चुका है अब खाली है, तो उसको होल्ड करे रहती है जब तक वो लीव ना कर जाए, जब तक वो चला ना जाए यहाँ से। सो दैट इज़ एग्जिट साइड या ई साइड। Now moving towards the other step, that is पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आप ये देखेंगे कि पिछले वाले डायग्राम में जो अमीनो एसिड था वो यहाँ पर प्रेजेंट था ए साइड पे, अब वो पी साइड पे प्रेजेंट हो गया है, मतलब अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा दूसरा, क्योंकि ये पी जो मेथियोनिन वाला अमीनो एसिड है वो पी साइड पे शिफ्ट कर गया है, तो जो दूसरा वाला टीआरएनए है वो आके यहाँ ए साइड पे बाइंड कर गया। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा मेथियोनिन और सीरीन के बीच में, दोनों एंजाइम के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये पी साइड पे प्रेजेंट है तो पी साइड ने पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब क्योंकि दोनों अमीनो एसिड आपस में लिंक हो गए तो अब इस वाले टीआरएनए का कोई काम नहीं है, उसने अमीनो एसिड ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये वाला टीआरएनए ई साइड पे पहुंच जाएगा, एग्जिट साइड पे पहुंच जाएगा। नाउ इन सब में हमें ये समझ में आया कि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्चुअली 23S आरआरएनए है। राइबोसोम बना होता है आरआरएनए का, तो आरआरएनए का जो 23 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वाला पोर्शन है वो बना रहा है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो एक्चुअली वो है तो राइबोसोम का पार्ट, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि राइबोसोम एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। राइबोसोम इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि जो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है वो एक्चुअली
23S rRNA ही है जो राइबोसोम का पार्ट है। नाउ पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए ये डायग्राम सबसे अप्रोप्रिएट है। एक्चुअली अब राइबोसोम मूव कर रहा है 5'3' डायरेक्शन में, आगे मूव करता जा रहा है। तो जो पहले tRNA आया वो A साइड पे आया, बाइंड करा, उसके बाद वो पी साइड पे मूव कर जाएगा, उसके बाद वो एग्जिट साइड पे मूव करेगा और फाइनली बाहर हो जाएगा अपनी अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करके, और इस तरह से एक चेन बनती जाएगी। लेट्स सी हाउ। राइबोसोम मूव्स अलोंग कोडॉन टू कोडॉन इन 5'3' डायरेक्शन। जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा वैसे वैसे टीआरएनए की लोकेशन चेंज होती जाएगी और चेन बनती जाएगी, क्योंकि जब पहले ये टीआरएनए आया सिस्टीन को लेके, अब जब ये टीआरएनए ए साइड पे था, फिर राइबोसोम आगे मूव किया तो टीआरएनए पी साइड पे आ गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है उसने बाकी प्रेजेंट एंजाइम के साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब ये सारी अमीनो एसिड आपस में लिंक हो गए। सो जब ये लिंक हो गए तो अब टीआरएनए का कोई काम नहीं है। सो अब टीआरएनए खाली डिब्बे की तरह वापस चला गया, ई साइड से वापस लीव कर गया। सो दिस इज़ हाउ चेन बनती जाती है। टीआरएनए आते जाते हैं अमीनो एसिड को लेके, जब वो आते जाते हैं तो क्या होता है कि पी साइड पे प्रेजेंट जो बाकी अमीनो एसिड है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है और फिर वो आगे शिफ्ट हो जाता है खाली डिब्बे की तरह। अब ये यहाँ पे इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये टीआरएनए इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये वाला टीआरएनए चेन को इधर ट्रांसफ़र कर देगा और इधर खाली डिब्बे की तरफ बाहर चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ डन। नाउ हमने ये पढ़ा था कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटर टीआरएनए होता है, बट इसको स्टॉप करने के लिए कोई स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये प्रोसेस स्टॉप कैसे होगा? इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए रिलीज फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन पे जाके बाइंड कर जाते हैं और ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्टार्ट कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए, ऐसे स्टॉप कोडॉन के लिए कोई स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं है। रिलीज फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन पे बाइंड करते हैं और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो सी सम स्पेसिफिक रीजन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है एमआरएनए पे, उन्हें हम बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। नाउ ये यूटीआर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन। ये AUG स्टार्ट कोडॉन है, 5' एंड पे स्टार्ट कोडॉन से पहले ये प्रेजेंट होते हैं और 3' एंड से स्टॉप कोडॉन के बाद ये प्रेजेंट होते हैं। स्टॉप कोडॉन मान लीजिए ये स्टॉप कोडॉन है, तो स्टॉप कोडॉन के बाद 3' एंड पे जो प्रेजेंट होते हैं और स्टार्ट कोडॉन से पहले 5' एंड पे जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम UTR या अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू।